सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग चाइनीज मॉडल को यूज नहीं करते हैं। दे आर यूजिंग योर डेटा, इवन ये चाहे वो ओपन एआई हो या कोई भी हो, वेयर द पीपल नीड टू इन्वेस्ट इज अबाउट द प्लान। कई बार ऐसा हो सकता है कि यार एआई का जमाना है, तुमने 5 दिन लगा दिए इसको बनाने में। हाउ डू यू सी जो नेशनल एआई मिशन है उसका रोल नेक्स्ट 5 इयर्स में? फ्यूचर बाइंग और परचेजिंग एआई के थ्रू होने वाली है। एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, है ना, विच सेक्टर डू यू सी कि उसमें एआई का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हाई है उसमें? जो भी डिजिटल है दैट विल बी 100% इम्पैक्टेड बाई एआई। दोस्तों, ग्राउंड जीरो पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अनुराग वाजपेयी, आपका होस्ट। मेरे साथ में हमारे गेस्ट विपिन साहू जी हैं। वेबकुल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके को फाउंडर हैं। विपिन ने पहले भी हमारे पॉडकास्ट में आए हैं और हमें कैसे वेबकुल को इन्होंने बिल्ड किया उसके बारे में हम सब लोग बताया। फिर इनके को फाउंडर विनय भी आए और उन्होंने ईआरपी सॉल्यूशंस के बारे में बताया कि कैसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस या एमएसएमईज किस तरीके से इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे कैसे अपने सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही नया तो नहीं कहूँगा, बट बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई पे बात करने वाले हैं। तो उससे मुझे लगता है कि विपिन से बेहतर हमें इस डिस्कशन पर चर्चा के लिए कोई भी बढ़िया गेस्ट नहीं लगा। हमें लगा कि विपिन ने अपनी बिल्डिंग ऑफ जो वेबकुल है उसकी चर्चा की। अब वेबकुल अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 500 लोगों के आसपास में उसमें कार्य करते हैं लोग। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को भी एआई के थ्रू किस हिसाब से जो इंटरचेंज करना है, जो ट्रांजिशन करना है, उसकी वे अपने आप में एक रिक्वायरमेंट है। तो अब जो कैसे लोग सीख रहे हैं, पूरा ऐसे रिसोर्स सिस्टम बना हुआ है, कैसे सीख रहे हैं, तो हम लोग कुछ इस तरह से डिस्कशन करेंगे विपिन की एक इंडिविजुअल किस हिसाब से अपनी वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से अपनी जो वर्क कर रही है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी है जिसपे हम लोग किस हिसाब से उसको मोर एफिशिएंट बना सकते हैं, या जो अभी करंट रिक्वायरमेंट है एआई से रिलेटेड, एप्लीकेशंस रिलेटेड, उसको किस हिसाब से उसके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो या सोल्यूशन पोर्टफोलियो है, किस हिसाब से आप लोग चेंज कर रहे हैं। और एक वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी जो कि आईटी सेक्टर में नहीं है, बट हम लोग एनर्जी या पावर सेक्टर में काम करते हैं, तो कैसे इस तरह की सेक्टर्स या स्पेसिफिक सेक्टर के लोग एआई के एप्लीकेशन को किस हिसाब से यूज करके अपनी ऑफरिंग्स को या सेक्टर स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2-3 सब्जेक्ट्स पे बातचीत करेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि वेबकुल को एआई से इंटीग्रेट करके किस हिसाब से उसकी ऑफरिंग कैसे चेंज कर रहे हैं। एक सबसे आसान तरीका है ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं या ऑडियंस हैं उसको भी समझ में आ जाए कि वेबकुल की ऑफरिंग्स एआई इंटीग्रेटेड कैसे हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन। तो इन वेबकुल, बिकॉज वेबकुल इज एन आईटी कंपनी, तो आईटी कंपनी में तो वी हैव ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो एक इंडिविजुअल है वो अपने में वैल्यू कैसे ऐड कर सकता है थ्रू एआई, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। इसका आंसर ये है कि व्हाटएवर अ पर्सन इज डूइंग, ही मस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन द एआई वे। कि उसको कोई भी चीज करनी है तो पहले जैसे हमारे हमारा स्टैंडर्ड लर्निंग प्रोसेस था कि हम गूगल में गए, हमने सर्च करा एंड देन विल डूइंग इट। नाउ वी विल स्टार्ट, हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें एआई वे से सोचना चाहिए कि यार इस चीज को मैं एआई से कैसे सॉल्व करूंगा। तो इन जनरल मुझे लगता है कि अब लोग गूगल छोड़ करके चैट जीपीटी एज ए फर्स्ट सर्च इंजन की तरह यूज करने लगे हैं। सर्चिंग इज वन ऑफ द पार्ट, बट थिंकिंग कि जैसे लोग प्रोग्रामेटिकली सोचते थे सॉल्व करने का, प्रोग्रामेटिकली थ्रू एआई इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब कंप्यूटर्स आए तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर में एप्लीकेशन नहीं बना पाते हैं अंटिल आप कंप्यूटर को यूज करना नहीं जानते हैं। जैसे कि आपने कोई मीडिया प्लेयर बनाना हुआ तो आप पहले वीएलसी में गाने सुनेंगे, विंडोज मीडिया प्लेयर में गाने सुनेंगे, एंड देन यू विल सी कि नहीं, दिस इज समथिंग वी कैन बिल्ड इट। तो पहले उस सिस्टम से अवेयरनेस, विच इज सुपर इम्पोर्टेंट,
बियॉन्ड द चैटबॉट के अलावा भी बड़ी सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं। तो एक नोइंग द इन्वायरमेंट वो इम्पोर्टेंट है, वो सारे इंडिविजुअल्स को देखना चाहिए बेस्ड ऑन देयर ओन डोमेन एक्सपर्टीज। दैट इंक्लूड्स एजेंट्स, दैट इंक्लूड MCPs, दैट इंक्लूड्स टूल कॉलिंग, दैट्स इंक्लूड फाइन ट्यूनिंग, दैट इंक्लूड रैग। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो लोगों को पता होना चाहिए। कमिंग टू योर सेकंड पॉइंट कि वेबकुल क्योंकि फंडामेंटली एक प्रोडक्ट IT कंपनी है, वी हैव आवर ओन प्रोडक्ट्स, ओपन सोर्स प्रोडक्ट एज वेल एज वी डू ऑफर सर्विसेज फॉर द क्लाइंट। तो हमारे पास इनॉर्मस यूज केसेस दैट इंक्लूड्स AI इंटीग्रेशन फॉर द कॉमर्स लाइक चैटबॉट, जिसमें यूजर अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकता है, एंड नॉट टू द जस्ट क्वेश्चन आंसर, customer can now place an order and complete purchasing life cycle inside the chat box, from adding the product into the cart to checkout to payment. After successful payment, a message sent to the WhatsApp or the SMS or the email. ये सारी चीजें करी हैं हमने। नॉट लिमिटेड टू दैट, ई-कॉमर्स के अलावा जैसे सेमेंटिक सर्च है कि इमेजिन आप किसी ई-कॉमर्स साइट में जाते हैं और आप सर्च करते हैं कि प्रोवाइड मी अ रेड कलर पैंट फॉर माई 5-year-old son, but the cost must be less than 500 rupees. So such kind of a semantic queries हमारा सर्च इंजन जो ई-कॉमर्स सर्च इंजन is able to understand and उसके बेस पे, उसके इंटेंट के बेस पे आंसर कर पाए। हमने वॉइस CRM बना रखा है जो कि हमारे पास अगर कोई भी यूजर कॉल करता है तो वी रिकॉर्ड द वॉइस, ऑब्वियसली बाय द कंसेंट, उनके कंसेंट के बेस पे वॉइस रिकॉर्ड करके फिर हमने उस पर सेंटिमेंट एनालिसिस करके एंड हमारा रैग सिस्टम कि व्हाटएवर द जो हमारे AI बॉट ने उसको रिप्लाई किया है ओवर द वॉइस, इज दैट करेक्ट और नॉट, और जो उसकी सेंटिमेंट एनालिसिस है वो राइट रही है कि नहीं है, नहीं तो फिर हम उसको फाइन ट्यून कर लेते हैं। फिर हमने एक OCR इंजन भी बनाया हुआ है क्योंकि हमारे पास बड़े सारे वेंडर्स होते हैं, फ्रॉम वाटर सप्लायर टू इलेक्ट्रीशियन टू गार्ड एंड ऑल। तो दीज आर द वेंडर्स जो है वो हमारे पास 300-400 टाइप के वेंडर्स हैं, उनके डिफरेंट काइंड ऑफ परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस एंड बिल्स हैं। उनको हमें अपने ERP में डिजिटलाइज करने के लिए मैनुअल लेबर करना पड़ता था, वो हमने OCR के थ्रू इसको सॉल्व कर दिया है। एंड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सर्विसेज वी आर ऑफरिंग टू द क्लाइंट, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू पावर टू एजुकेशन। तो एक और मुझे तो ह्यूमन लेवल पे आते हैं पहले। अभी बहुत सारे AI ऑप्शन अवेलेबल हैं, एब्सोल्युटली, जैसे ChatGPT-4 हो गया, क्लॉड हो गया, जेमिनाई हो गया, ग्रॉक है, चाइनीज भी आ गए हैं, डीपसीक है, GLM, किमी है। मतलब इन में से लेट्स से अगर टॉप 5 बोले जाएं तो मतलब इस हर एक की अपनी अपनी प्लस पॉइंट भी हैं। एब्सोल्युटली, है ना। तो मतलब अगर कुछ उस तरह से अगर मतलब आई थिंक तुम हमें बताओ कि कौन सा LLM किस चीज के लिए बेहतर है, हाउ एन इंडिविजुअल शुड यूज विच टूल फॉर विच पर्पसेस, उस हिसाब से। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि क्लॉड में यूज करता हूँ प्राइमरली फॉर लॉट ऑफ मे बी एनालिसिस, रिसर्च, रिपोर्ट, इस तरह के वर्क के लिए ना। इस तरह से अगर मुझे टॉप 5 को अगर हम बाइफरकेट करें तो मतलब व्हाट आर दोज प्रायोरिटी? वेरी गुड क्वेश्चन, ये बड़ा यूजफुल भी है। जनरली हमें ये देखना पड़ता है कि आप क्या करवाना चाहते हो उससे। तो जैसे और उस पर कॉस्ट एसोसिएशन भी है, तो स्टिल और फिर उसमें प्राइवेसी फोकस भी है। तो ChatGPT इज एब्सोल्युटली गुड। ChatGPT कंटेंट जनरेशन के लिए इज वेरी वेरी गुड, बट जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उनके पेंटागन से डील हुई है, तो नाउ योर डेटा इज शेयर्ड, तो वो शेयर हो रहा है, जो क्लॉड नहीं कर रहा है। तो क्लॉड उस मामले में बहुत अच्छा है, और क्लॉड जो एंट्रोपिक का क्लॉड, हाँ, तो जेमिनी जो ChatGPT इज गुड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड ऑल, और सबके सर्च एजेंट्स हैं तो सर्च करके भी वो डेटा आपको देते हैं। क्लॉड इज ओवरऑल, अगर आप क्वालिटी वाइज में देखें, स्पेशली अगर हम अपने यूज केस में देखें कि कोड जनरेशन एंड ऑल में, तो देयर इज नो वन लाइक आसपास क्लॉड के। अच्छा, तो क्लॉड इज एब्सोल्युटली, एंथ्रोपिक का जो क्लॉड है, ऑपस सीरीज ऑफ मॉडल है, जो ऑपस 4.6 एंड सोनेट। तो ऑपस इज लाइक अ जायंट, मतलब वो बीस्ट
LLM है, बट मतलब इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेगुलर डे टू डे कंटेंट वगैरह के लिए चैट जीपीटी इज आल्सो गुड, बट स्पेशली इन कोड जनरेशन तो मुझे लगता है क्लॉड इज एब्सोल्युटली, तो नंबर 1 मैं क्लॉड को दूंगा। और इसमें भी जैसे सोनेट और ओपस का है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर विद इन दिस? हाँ, इसमें क्या है कि कॉस्ट भी अलग है, और जैसे सोनेट है तो बड़े सारे डिफरेंट यूज केसेस हैं। हाँ। मैं अपने यूज केस में आपको बता देता हूँ। जैसे हम कोड जनरेशन करते हैं, जैसे हमने कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हम देखते हैं कि नहीं भाई पहले हमने उसका प्लान बनाया प्रॉपरली स्किल्स डिफाइन करने के बाद, एंड देन वी यूज कि नहीं भाई जो बेस्ट कोड जनरेशन मॉडल है तो ऑपस को हमने उसमें यूज करते हैं, तो कोड जनरेशन करता है। बट वहीं पे आता है टेस्टिंग का कि भाई हमारा जो क्वालिटी एनालिस्ट है वो ऑटोमेटिकली उसी रेपो से वो टेस्ट केसेस भी जनरेट कर दे टेस्टिंग के। तो वहां पे हम प्लेराइट का एमसीपी यूज करते हैं, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। एमसीपीज क्या है, दे आर लाइक अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, बट वो टोकन बहुत कंज्यूम करते हैं। मोस्टली एलएलएम टोकन के बेस पे काम करते हैं। टोकन इज मोर लाइक अ वर्ड, कि आपके वर्ड के बेस पे कॉस्टिंग होती है। तो वहां पे ऑपस की कॉस्टिंग काफी ज्यादा है। वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, क्योंकि टेस्टिंग ही करनी है, न्यू कोड नहीं जनरेशन है, तो हम कोई भी चीप मॉडल जो कि थोड़ा एजेंटिक है और एमसीपी सपोर्ट के साथ में है तो हम उसको यूज कर लेते हैं। जैसे सोनेट यूज कर लिया या इवन डीपसीक यूज कर लिया, चाइनीज मॉडल भी वी कैन यूज इट। तो एज पर योर वो द नंबर 1 फॉर मी इज क्लॉड एंथ्रोपिक का, नंबर 2 इज ओपन एआई, नंबर 3 इज जेमिनाई, फिर उसके बाद कोई और है जैसे ग्रॉक फ्रॉम XAI एंड ऑल। बट उससे बेटर मुझे लगता है कि डीप सीक, कीमी K2 एंड मिनीमैक्स चाइनीज मॉडल आते हैं, क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली चीप, और वो बहुत चीप, और सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दे आर ओपन सोर्स। ओके, तो डेटा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग चाइनीज मॉडल को यूज नहीं करते हैं। इवन मतलब मुझे लगता है कि हम लोग भी बहुत बार कई बार अपने आप को रेजिस्टेंस फील करते हैं कि हम चलो कीमी मत यूज करें, rather than मुझे लगता है कि हम क्लॉड यूज करते हैं। मोस्टली क्लॉड यूज करता हूं मैं, बट और सब भी शायद बचता हूं मैं। बट हाँ, मतलब मुझे लगता है कि जैसे यूएस मॉडल को जनरली लोगों का एक्सेप्टेंस है कंपेयर टू चाइनीज मॉडल, ये जनरल फिलोसफी है या डर है? लोगों को तो ये है, बट डेटा तो हर जगह यूज हो रहा है। अगर आप कोई भी GUI बेस्ड सिस्टम यूज करते हैं और जो कि मोस्टली फ्री प्लान है, मतलब बेस्ड ऑन देयर टर्म्स एंड कंडीशन, तो दे आर यूजिंग योर डेटा। इवन ये चाहे वो ओपन एआई हो या कोई भी हो, वो आपका डेटा ट्रेन कर रहे हैं, आपको डेटा ले रहे हैं आपसे। और वो मतलब एक बड़ी फेमस सी कहावत भी है कि इफ यू आर समथिंग इज फ्री देन यू आर द कस्टमर। जैसे वो परप्लेक्सिटी का मॉडल आया, हाँ, एयरटेल के साथ उन्होंने एक मॉडल किया, और तो वो डेटा आपसे, ट्रेनिंग डेटा जो आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, दे आर एक्सेप्ट। आई थिंक पेड मॉडल में वो नहीं करते, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट, बट करते तो सभी, तो चाइनीज आर आल्सो डूइंग दैट। तो मतलब कितना रिलायबल है? जैसे पेड मॉडल में ये ऑप्शन भी आता है कि मतलब whether you like to share the data और नॉट, फिर भी मतलब ये चांसेस हैं कि वो शेयर हो जाता है, मतलब ऐसा how much reliability in the security of the information? OpenAI तो जो ChatGPT is absolutely, if you are using free plan, they are using your data. So वो अपने आपके डेटा से वो डेटा सेट को ट्रेन भी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड आई थिंक रेस्ट ऑफ द पीपल आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। अगर पेड है, पेड प्लान है, तो आई थिंक नहीं कर रहे होंगे, बट उसमें डाउट है, बट मोस्टली सारे कर रहे हैं। तो इज नॉट कि केवल चाइनीज का डर नहीं है, एवरीवन इज डूइंग द सेम। ओके, और एक और आई थिंक वन टर्मिनोलॉजी दैट यू मेंशन्ड, MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इसका यूज कैसे होता है, एंड हाउ maybe I think an individual can use such applications? जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि पहले हमें LLM से कम्युनिकेट करने के लिए डायरेक्ट मेथोडोलॉजीज थोड़ी कम थी। पहले मैं आपको एक छोटा सा यूजर्स को बता देता हूँ। बिल्कुल, कि प्रायर टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मोस्टली मॉडल वर द कि हम क्लासिफिकेशन है कि नहीं, हम फोटो देख के बता देंगे कि ये कैट है या डॉग है, या हम क्लासिफिकेशन करते थे। जनरेशन कैपेसिटी किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल में नहीं थी कि हम जनरेट कर पाए। तो ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आया, और एक पेपर आया, अटेंशन पेपर, और डीप माइंड से, गूगल डीप माइंड से, फ्यू ऑफ आवर इंडियन पीपल वर आल्सो देयर, दिशा परमार, आशीष वासवानी। तो पेपर अटेंशन आने के बाद फिर जो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन है वो आया, दैट इज लाइक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड अटेंशन सिस्टम। तो उसके थ्रू
ये हो गया कि वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर सकता है, और नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन एक अपने में काफी बड़ी चीज थी, राइट प्रेडिक्शन करना। एंड फिर जैसे ही कंप्यूट पावर अच्छी आई तो वही मॉडल जो ट्यून कर करके अब हमारे पास LLMs आ गए हैं। तो उसके लिए एक प्रॉब्लम ये थी कि अब हमारे पास डिफरेंट डेटा सोर्सेज हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका इंटरनल कोई डेटाबेस होगा, हमारा अपना डेटाबेस होगा, आपका हो सकता है ओरेकल में हो, मेरा MySQL में हो, और हो सकता है किसी के पास APIs हो। तो डेटा को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था। तो हमने क्या किया कि हमने अपने डेटा सोर्स का एक MCP सर्वर बना दिया, और हमने बोला कि भाई अब आप किसी से भी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन करेंगे तो वो MCP उस फॉर्मेट में आंसर करेगा। MCPs आर यूजफुल, बट रिसेंटली अभी उसका लास्ट 1 मंथ से लोग कह रहे हैं कि दे आर नॉट दैट इफेक्टिव, बिकॉज MCPs टोकन कंजम्पशन बहुत ज्यादा है MCPs में। तो पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द CLI पार्ट और मोर इनटू द एजेंटिक वे। तो लोग उसको उस तरह से रैग वे, एजेंटिक वे, इस तरीके से करते हैं। तो MCP इज स्टैंडर्ड फॉर इफ यू आर ट्राइंग टू, अगर आपको एक डेटा अपने डेटा सोर्स से रिट्रीव करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपके ह्यूमन रिसोर्स डेटाबेस में कोई ये पूछे कि हाउ मेनी पीपल आर एब्सेंट ऑन मंडे, तो कितने सारे लोग हैं जो सोमवार को एब्सेंट है। तो दैट कैन बी डन यूजिंग द MCP, क्योंकि आपके डेटाबेस से इंटरेक्ट करके आंसर कर देगा तुरंत। मतलब एक और एप्लीकेशन जो मुझे याद आ रहा है, जैसे कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि जैसे हमारे एनर्जी सेक्टर में बहुत सारी पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसी में कोई एक नई पॉलिसी किसी स्टेट के लिए बननी है ना, तो उस पॉलिसी में पॉलिसी के पहले कोई पढ़े और उस पढ़ करके फिर जो नई पॉलिसी है उसके लिए कुछ नए स्पेसिफिक पॉइंटर्स कॉन्टेक्स्ट टू द स्टेट के हिसाब से कुछ आ जाए। ऐसा भी स्पेसिफिक कंपोनेंट वो रीड करके एनालाइज करके और फिर कुछ पॉइंटर्स डिफाइन कर सकता है। हाँ, ऐसा भी इसको मल्टी एजेंट टाइप सिस्टम से बनाना, मल्टी एजेंट टाइप सिस्टम से बनाना चाहिए कि वो क्या करे कि आपके जो एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस के साथ में पहले उससे अवेयर हो जाए, उसमें ट्रेन हो जाए, आपका जो नॉलेज बेस उसके पास रेडी हो जाए। फिर आप चाहते हैं कि नहीं भाई कि जो पॉलिसी है स्टेट की, तो हम एक एजेंट बनाए, वो एजेंट क्या करे कि एग्जिस्टिंग डेटा सेट के साथ में नॉलेज बेस के साथ फिर वो क्या करे पॉलिसीज पे जाए, व्हाटएवर जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो हम एक एजेंट बना देंगे जो वेब सर्च का एजेंट होगा, वो जाएगा, वो सारी पॉलिसीज को ग्रैब करेगा। उसके बेस पे फिर हम ये चेक करेंगे कि नहीं भाई एक हो सकता है कि कोई एक लीगल कंप्लायंस है, तो हमने एक और एजेंट बना दिया लीगल कंप्लायंस का। तो काइंड ऑफ ऐसे मल्टी एजेंट सिस्टम हम बनाते हैं और उसके बेस पे हमारे पास रिजल्ट सही आते हैं। ई कॉमर्स के बेस में और जनरल यूजर को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे आपने क्वेश्चन आंसर किया कि डू यू हैव रेड कलर पैंट, तो चैट बॉट विल से कि हाँ वी डू हैव रेड कलर पैंट, हियर आर द 7 ऑप्शंस। तो आपने बोला ओके लेट्स डू द ऐड टू कार्ट, तो जनरली चैट बॉट इज नॉट एबल टू डू द ऐड टू कार्ट, दैट विल कम अंडर द एजेंट सिस्टम। तो जैसे एक एजेंट है, एक एजेंट हमने बनाया ऐड टू कार्ट के लिए, चेकआउट के लिए भी उसमें कर सकते हैं। बट अगर हमने बोला कि नहीं भाई पेमेंट सिस्टम आपको करना है, पेमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे कि पेमेंट क्योंकि थर्ड पार्टी है, तो जैसे स्ट्राइप पेमेंट है या पेपैल पेमेंट है या रेजर पे पेमेंट मेथड है, तो हम क्या करेंगे कि अगर रेजर पे का MCP आ रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल डेटा सोर्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो वी विल यूज द MCP थ्रू एन एजेंट के MCP को यूज करके हम डेटा अपना भेज सकते हैं और थ्रू वो रिट्रीव होके हमारे पास सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा। और फिर एक एजेंट हमने और बनाया कि सक्सेस के बाद हम उसका सक्सेस कंफर्मेशन ऑन द व्हाट्सएप कर दें, तो हम एक व्हाट्सएप API के थ्रू टूल कॉलिंग करके हम उसको भेज सकते हैं। तो मल्टी एजेंट सिस्टम एक्चुअली आजकल काम करते हैं। MCPs आर स्टैंडर्ड्स, जो डेटा सोर्सेज हैं वो MCPs देते हैं फ्रॉम पेमेंट मेथड। जैसे हम अपना ई कॉमर्स हमारा बेगिस्तो है, हम उसका भी एक MCP देते हैं, तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। बट मोर ऑन टू द एजेंट, agents are like people nowadays for day to day purpose, people are using agents a lot, and agents are future actually। और उस तरह के केसेस में जैसे तुमने एक टर्म यूज किया कि लीगल कंप्लायंसेस भी चेक करते हैं, करेक्ट है ना, क्योंकि मतलब एक तो है कि दूसरे एजेंट है बट वो दूसरे की वेबसाइट है, ई कॉमर्स मान लो या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी वेबसाइट है मान लो, उनमें से उसको चेक करना, कई बार क्या होता है कि वो भी लीगल कंप्लायंस के अंडर आता है कि नहीं आता, वो भी चेक करना होगा।
जिसमें एक टर्मिनोलॉजी हम लोग मतलब मुझे लगता है, मैंने जो सुना है वो है वेब स्क्रैपिंग। यस, है ना? बहुत अच्छा पॉइंट है। yes. तो वो वाला पार्ट जरूरी नहीं कि हर एक जो पोर्टल है वो तुम्हें अलाउ करे लीगली, तो ये वेब स्क्रैपिंग भी उसके थ्रू होती है, या मतलब हाउ डज इट वर्क? एब्सोल्युटली, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और ये कॉमन प्रॉब्लम भी थी। और वेब स्क्रैपिंग बहुत जगह, अगर आप एक जैसे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल बोलते हैं, तो बड़े सारे लोग उसको इनेबल कर देते हैं क्लाउडफ्लेयर वगैरह के थ्रू, और जैसे सुकूरी है, क्लाउडफ्लेयर, ऐसे बड़े सारे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हैं जो कि क्रॉलिंग आपकी, मतलब अगर आप इसको करते हैं, आप स्क्रैप करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बट इसके फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि जैसे मुझे लगता है कि अगर आप, अब हमारे लिए पॉजिटिव पार्ट ये है कि अगर कोई गूगल में, अगर जीपीटी में कोई सर्च कर रहा है, तो अगर वो आपके डेटा से ट्रेन है तो देयर इज अ चांस कि नहीं आपका डेटा चैट जीपीटी में आएगा, वहां से यूजर जा सकता है आपकी साइट पे। तो इसमें अभी एक नया कंसेप्ट आया, उसको गूगल क्रोम टीम ही काम कर रही है, उसका नाम है वेब एमसीपी। तो वेब एमसीपी के थ्रू अब आपको क्रॉलिंग कम करनी है, क्योंकि क्रॉलिंग एक तरीके का एक एजम्पशन है कि आपने क्रॉल किया और डेटा, उसके साथ बड़ा सारा अनवांटेड डेटा भी आता है। जनरली आपको डेटा वो चाहिए जो क्लीन डेटा है, आप जो उसमें नहीं, क्लीन डेटा। जैसे आपका वेब पेज, आपने वेब पेज देखा, तो वेब पेज में कोई कलर होगा रेड में, कोई कलर होगा ब्लू में, और एक्चुअली उसको आपको चाहिए नहीं, लेकिन रेड कलर किया तो उसके पीछे CSS कोड होगा उसका, या जावास्क्रिप्ट कोड होगा। करेक्ट। तो वो भी आपके साथ स्क्रैप करने में आ रहे हैं। तो जो मार्कडाउन फाइल बनती है, तो मार्कडाउन फाइल जो है वो क्लीन जितनी होगी वो हमारे लिए उतना बेटर है फॉर द AI। तो क्लीन मार्कडाउन फाइल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द AI पार्ट। तो वेब एमसीपीज इस चीज को सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई, जो कंपोनेंट आपको गेट करना है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे आप booking.com पे गए और आपने बोला कि भाई मुझे मार्च मंथ में मुझे थाईलैंड घूमने जाना है, कौन सा दिन आपको सबसे सस्ती बुकिंग मिलेगी, आप मेरे को बताओ हयात में। तो वो क्या करेगा वेब एमसीपी, अभी क्या होगा इसमें कि उसको सारा पेज वैसे क्या करना पड़ता, स्क्रैप करना पड़ता, फिर जाके वो चेक करता। अब हम क्या करेंगे कि बुकिंग वाले पार्ट को वेब एमसीपी इनेबल करेंगे, तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को वो आपको देगा इंस्टेड ऑफ स्क्रैपिंग एवरीथिंग। तो जब हम प्रॉम्प्ट बोलेंगे या लिखेंगे, तो हम उसको मतलब कॉल करेंगे वेब एमसीपी को, तभी वो करेगा। वेब एमसीपी booking.com वाले इनेबल करेंगे अपनी साइट के लिए। ओके। वेब एमसीपी जो है वो booking.com वाले, अब booking.com क्यों इनेबल करेगा? booking.com को भी पता है फ्यूचर बाइंग और परचेजिंग AI के थ्रू होने वाली है। एक ओपन AI वालों ने इसी के लिए एक प्रोटोकॉल भी निकाला, एक सिस्टम ने, उसका नाम है ACP, एजेंट कॉमर्स प्रोटोकॉल करके नाम है, एजेंटिक कॉमर्स प्रोटोकॉल। और गूगल वालों ने भी निकाला है, उसका नाम है UCP, यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल करके। तो वो अब जो फ्यूचर व्हाट दे आर डूइंग कि आपको परचेजिंग के लिए यू डोंट नीड टू गो अदर प्लेसेस। इवन वो क्या कर देंगे, नहीं भाई बुकिंग कॉमर्स कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि बुकिंग कॉमर्स विल बी इनसाइड द चैट जीपीटी। तो वो आपने बुकिंग कॉमर्स का एजेंट कॉल कर लिया या टूल कॉलिंग कर लिया और उसी के थ्रू उसने आंसर बता दिया। दैट्स हाउ थिंग्स विल वर्क। तो बैक टू योर क्वेश्चन कि जो पावर सेक्टर में है, तो उसमें हमने मल्टी एजेंट बना लिए कि आपको किस किस स्टेप में आपको क्या क्या करवाना है। एजेंट इज लाइक टास्क आपको करवाना है। क्वेश्चन आंसर जनरेशन तो इज अ चैटबॉट का काम, LLM का काम है। और लेकिन उससे करवाना क्या है, जैसे आप ये चाहते हैं कि भाई मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर जनरेट किया, हो सकता है ये पुराना डेटा है, आज के डेटा के हिसाब से अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो बताए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक हमने क्या क्या किया, तो गूगल सर्च के थ्रू उस रेस्पेक्टिव लिंक पे चले जाएं, या हम ये कर सकते हैं कि हम बता ही देंगे कि नहीं भाई ये गवर्नमेंट साइट्स पे जाओ, ये जो डेटा है इनको उठाओ। अब इसमें भी एक पार्ट हो सकता है कि नहीं भाई, हो सकता है कि वो आपको स्क्रैपिंग उन्होंने बंद कर रखी है। एक हम वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं, उस केस में हम विजन मॉडल को भी यूज कर सकते हैं कि वो क्या करे कि तुम्हारे पूरे पेज को, आपके पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले ले और स्क्रीनशॉट को OCR के थ्रू डेटा गेट कर ले। मोस्ट ऑफ द LLMs आर वेरी गुड एट, अब वो मल्टी मॉडल में काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द LLM दे आर नॉट जस्ट ओनली कि वो टेक्स्ट जनरेट करें, वो विजन मॉडल में भी हैं कि आपके विजन बेस भी
आंसर आपको जैसे आपने चैट जीपीटी में कई बार फोटो डाल के क्वेश्चन पूछते होंगे, वो आंसर कर देता है। इनिशियली नहीं करता था क्योंकि पहले विजन कैपेबिलिटी नहीं थी, अब उनपे विजन कैपेबिलिटी भी है। और इस तरह में जैसे एक एआई स्वयं का भी एक मॉडल आता है, हाँ, मल्टी एजेंट्स, हाँ, वो वही मॉडल है, वो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। मल्टी एजेंट कि आप बहुत सारे एजेंट आपके काम कर रहे हैं। तो इस तरह के मतलब ऑप्शंस हैं जिसमें कि आपको एक काम को मल्टी एजेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एब्सोल्युटली, है ना? तो वही मॉडल है कि वो एआई या मल्टी एजेंट मॉडल है। मल्टी एजेंट ही काम डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप। एब्सोल्युटली। तो मतलब जैसे इसी में जैसे क्लाउड में भी एक कोवर्क का भी एक नया ऑप्शन आया है, है ना? तो मतलब इट इज मोर लाइक योर असिस्टेंट, है ना? जैसे ओपन क्लॉ और ये सब है, तो ये सब मोर लाइक अ मल्टी एजेंट काइंड ऑफ अ सिस्टम। वेरी इंटरेस्टिंग। ओपन क्लॉ के बारे में बताओ, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है। जैसे मुझे लगता है कि मतलब एक चैलेंज हो जाए कि जैसे डेटा सेंटर किसी को मतलब बंद हो गया कहीं किस कारण से, क्योंकि जैसे बताया ना कि मतलब इतनी सारी रिसोर्सेज चाहिए, एनर्जी चाहिए, मतलब नहीं मिल रही है, बंद हो गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओपन क्लॉ इज अ मॉडल व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है वो, है ना? आपके अपने सिस्टम पे एज ए सर्वर की तरह काम कर रहा है। इट विल वर्क इवन इफ द सर्वर इज नॉट ऑन या सिस्टम इज नॉट ऑन। बैकएंड में एलएलएम चाहिए। तो हाँ, तो मतलब मुझे एक चीज क्वेश्चन मुझे है कि मतलब वो क्या इट इज अ रिस्क टू द सिस्टम, या उस रिस्क को कैसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ऐसा भी रिस्क इज देयर, रिस्क तो इज एवरीवेयर, रिस्क इज देयर। आपको देखना है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई जैसे इनिशियली आई थिंक देयर वाज कि उसमें कुछ था कि वो आपका डेटा ले रहे थे, फिर बाद में उन्होंने शायद क्लीन करा है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट। बट ओपन क्लॉ के साथ भी एक वो है कि यू नीड एलएलएम, क्योंकि ब्रेन इज एलएलएम। फिर तो आप मल्टी ऑर्केस्ट्रेशन करते हैं, आप उसको मल्टी एजेंट सिस्टम बना दीजिए। उन्होंने बहुत अच्छे लेवल का बना दिया कि वो सब कुछ कर देता है, 24 घंटे आपका एनोनिमस एजेंट चलता रहता है। तो वो एवरीथिंग वॉट एवर यू आस्क बेस्ड ऑन योर, एक जैसे व्हाट्सएप से ही आपने बोल दिया या टेलीग्राम से बोल दिया या स्लैक से बोल दिया, एंड विल कीप डूइंग मल्टी एजेंट सिस्टम। एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन वो अपने एंड पे करता है, बट यू नीड एलएलएम। और एलएलएम का क्या है कि एलएलएम विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टोकन। तो इफ मतलब फॉर फन पार्ट इज ओके, बट extremely usage may cost a good amount of money. What is the maybe I think estimated, let's say the budgetary estimate that an individual like me should have, ताकि वो मतलब जितने भी हमारी ऑफिस की एक्टिविटीज हैं वो सब उस कोवर्क से चल सकें? कितना क्रेडिट पॉइंट चाहिए उसको? ये काफी बेयर यूसेज पे डिपेंड करेगा वैसे, लेकिन इसके सस्ते ऑप्शन ये है कि जैसे आप मिनी मैक्स और चाइनीज मॉडल है, कीमी वगैरह, वो यूज कर सकते हैं। दे वर्क वेल, वो काफी सही काम करते हैं। तो सिक्योरिटी इश्यूज वैसे नहीं है? सिक्योरिटी इश्यूज तो आई थिंक नहीं हो रहा है। उनके टर्म्स एंड कंडीशन को देखना पड़ेगा, एटलीस्ट हमें उन्हीं को यकीन करना पड़ेगा कि आई थिंक पेड मॉडल में दे वांट ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। बट क्योंकि अभी दिस इज वेरी न्यू, तो अभी पता नहीं है। बट फ्री मॉडल में तो सर्टेनली एवरीवन इज डूइंग द सेम। अगर आप कोई भी फ्री मॉडल यूज करते हो जो उनके वेब बेस्ड सिस्टम है, तो दे आर यूजिंग योर मतलब वॉट एवर क्वेश्चन आंसर यू आर आप करते हैं वो करता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओपन क्लॉ को अपने सिस्टम पे नहीं रखते हैं, वो एक वर्चुअल वीपीएस वगैरह पे सेटअप करके, क्योंकि आपके सिस्टम की एक्सेस उसको ना जाए। तो कई बार क्योंकि आपको कंप्यूटर एक्सेस, आजकल कंप्यूटर यूज एक टर्म चला है कि आपके कंप्यूटर की एक्सेस भी उसके पास हो जाती है, तो दैट लाइक जनरली लोग वीपीएस वगैरह के थ्रू या सर्वर के थ्रू करते हैं। बट मतलब दिस मतलब ये मतलब जैसे ओपन क्लॉ के थ्रू तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ऑलमोस्ट एनीथिंग यू कैन डू। लेकिन बहुत बार आपको ऐसा चाहिए नहीं होता है, आपको 2-3-4 यूज केसेस ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि राइटली आप उसको यूज करिए। उसमें भी वैसे कनेक्टर्स रहते हैं कि आपको जिसके थ्रू कनेक्ट करना है। वैसे पहले भी आते, जैसे N8N वगैरह थे पहले। N8N सिमिलर काइंड ऑफ अ सिस्टम था कि आप मल्टीपल एजेंट्स कनेक्टर बना के सिस्टम आप GUI बेस पे करते हैं। तो जैसे लैंगस्मिथ, लैंग्राफ, ये सब थे कोड बेस पे, क्रू AI और ये सब। तो सिमिलर काइंड ऑफ अ सिस्टम है, बट उन्होंने काफी अच्छा बना। जैसे अभी एनवीडिया ने भी अपना निकाला, आई थिंक नेमो क्लॉ या नैनो क्लॉ करके भी निकाला है, तो वो सब भी सेम सही। अब तो वैसे वो ओपन AI का पार्ट है,
हाँ, सब ओपन एआई का पार्ट है। ओपन क्लॉ ने एक्वायर कर लिया, ओपन एआई ने एक्वायर ओपन एआई ने एक ओपन क्लॉ को एक्वायर कर लिया। और वो भी व्हाट आई हैव हर्ड कि ओपन क्लॉ जो है इट वाज डेवलप्ड बाय maybe I think single person. हाँ, mostly things are nowadays are built by single person, क्योंकि वही तो AI में हुआ है कि you don't need a big army of people. AI can do a lot of things. तो इसी वजह से जैसे मैं देख रहा था कि एक ओपन कोड करके एजेंटिक कोड जनरेशन IDE है, तो उसका कुछ 700K लाइंस ऑफ कोड है एंड इंडिविजुअल बंदे नहीं किया है, आई थिंक विद इन अ मंथ, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एज अ टीम भी करना इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो AI इज सर्टेनली सुपर यूजफुल उस वाले पार्ट पे। अपने आप ही वो भी AI ही अपने AI एप्लीकेशन ही डेवलप कर रहा है। करेक्ट। एक और चीज है मुझे लगता है कि मतलब विच इज रिलेटेड टू द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी का मॉडल वर्सेस 6 months बिफोर, अगर वेबकुल का मॉडल में पूछूं तो व्हाट इज द एफिशिएंसी लेवल दैट यू हैव परसीव्ड इन लास्ट 6 months with the use of these AI applications? ऑलमोस्ट लास्ट, क्योंकि अभी जो इनका प्रीवियस मॉडल वाज आल्सो गुड AI के, लेकिन अभी जो 2 महीने पहले आया ऑपस सीरीज ऑफ मॉडल, ऑपस, हाँ, और जो कोडेक्स आया है इनका ओपन AI वालों का, ऑपस इज अ गेम चेंजर। तो वो एक ऐसा है जो 100% रिप्लेसमेंट करता है। 100% थोड़ा एक्सैजरेशन है, बट लेकिन इट डज दैट। तो वेबकुल ने लास्ट 2 months में ऑलमोस्ट हमारा 90% कोड AI जनरेटेड है। हमने पूरा का पूरा जो ऑटोमेशन वाला काम है वो हमने AI के थ्रू कर दिया है। वी डोंट हैव एनी कंटेंट राइटर इन बिल्ट, वी डोंट हैव सेपरेट क्वालिटी एनालिस्ट, AI इज डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम कोड जनरेशन टू क्वालिटी टेस्टिंग, AI इज डूइंग दैट। इवन फ्रॉम द डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव वी आर यूजिंग स्टिच, फिग्मा MCPs एंड पीपल आर देयर, बट वी आर डिलीवरिंग अ लॉट। हम जो हमारा प्रोडक्शन मल्टी फोल्ड हो गया है। जैसे जो चीजें हमें, जैसे हमने एक हमारा प्लेटफॉर्म है बेगिस्तो, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स, वेरी पॉपुलर। तो उसका मोबाइल ऐप को अपग्रेड करना था, तो काफी दिनों से पेंडिंग चल रहा था। तो हमारे डेवलपर का जो इसमें एस्टिमेशन था, जो प्रोजेक्ट लीड था, दैट वाज 3 months ऑफ टाइम, और उसमें 3 रिसोर्स लगने थे, फ्रॉम द API, फ्रॉम द एंड्रॉयड और फ्रॉम द iOS। ऑपस वेब MCP ने उस पूरे प्रोजेक्ट को विद टेस्टिंग 4 दिन में कर दिया, 4 days प्रोडक्शन रेडी। तो आप ये समझिए कि 3 months into 3 resources, 3 months तक, and that was done by a single person within 4 days. Crazy. So that is something we are doing almost every day. But the part is you need to plan that out. Code generation is not a big problem. Code generation is solved. ये solve हो चुका है through AI. Where the people need to invest is about the plan. कि कई बार ऐसा हो सकता है कि यार AI का जमाना है, तुमने 5 दिन लगा दिए इसको बनाने में, तो ऐसा हो सकता है कि शायद 4 दिन वो प्लान करे एंड फिर वो 1 दिन में कोड जनरेट कर दे, क्योंकि विदाउट प्लानिंग, प्रॉपर स्किल्स, एजेंट्स, वो आपके डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं आते हैं। I agree. तो दैट्स व्हाट द पार्ट इज देयर। बट मुझे लगता है कि हमारे पास विद इन द सेम वर्कफोर्स हम डिलीवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट व्हाटएवर वी वर डिलीवरिंग लाइक 4 months बैक, और अब जो डिलीवर कर रहे हैं उसमें मैसिव अंतर है। ऑलमोस्ट 3 times हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है। वेरी नाइस। एक और आई थिंक विपिन भाई, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि मतलब जो जैसे इंडिया की 5 जो टॉप IT कंपनीज हैं, पूरे 1 साल भर में उन्होंने सिर्फ नेट 17 एम्प्लॉय ही ऐड किए हैं। ट्रू है ना? इसका मतलब ये नहीं कि 17 ही ऐड किए हैं, हायर फायर नेट 17 ऐड हुए हैं, व्हिच इज मे बी आई थिंक व्हिच इज अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द इंडिविजुअल। एब्सोल्युटली, क्योंकि उनको अपनी अपस्किल नहीं करेंगे तो शायद ये सिचुएशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। तो ये जो चैलेंज है वो तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल आएगा। बट विद द यूज ऑफ, लेट्स से, विद द इनिशिएटिव ऑफ दिस गवर्नमेंट, लेट्स से नेशनल AI मिशन जैसे उन्होंने लॉन्च किया, हाउ डू यू परसीव द आई थिंक द न्यू चैलेंजेस लाइक AI इनोवेशन भी करना है आपको कुछ, जैसे सर्वम जैसे एक
अपना सोवरेन AI टूल उन्होंने डेवलप किया। उस तरह के LLM मॉडल जो बनाने हैं, एप्लीकेशन बनाने हैं। हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर IT हैं उन्होंने बताया कि इंडिया विल बी प्लेइंग द मेजर रोल इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग द एप्लीकेशंस, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा काम है। तो मतलब हाउ डू यू सी जो नेशनल AI मिशन है उसका रोल नेक्स्ट 5 years में, हाउ डू यू परसीव दैट रोल? नेशनल AI मिशन इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और हमें लगता है कि अवेयरनेस इज समथिंग जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों में होनी चाहिए, और सर्टेनली इंडिया कैन प्ले अ बिग रोल। वी हैव लिमिटेशंस एज वेल कि नहीं, वी डोंट हैव बिग कंप्यूट, although government is offering GPUs on a very cheap rate, same AI mission के अंदर, तो people can leverage if they are trying to build like Sarvam kind of a system they are trying to build, so they can leverage very cheap available GPUs, तो उसके थ्रू आप डेटा ट्रेनिंग कर सकते हैं। फॉर अ जनरल पर्पस मुझे लगता है कि फॉर एनीबॉडी दे मस्ट स्टार्ट थिंकिंग, मुझे लगता है कि नाउ डेज प्रोग्रामिंग इज न्यू मैथ्स and AI is the new programming. तो what the small SMEs or MSMEs companies हैं, they can build their own SLM. There's a term called SLM, small language model, हाँ, small language model, जो आपके छोटे से यूज केस के लिए बन सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि ग्रीन ट्री ग्लोबल का HR पॉलिसीज का हमने एक मॉडल बनाना है, तो एनी मॉडल which is a small parameter model like 2 billion parameter model, जैसे Tiny Llama is there, Qwen is there, Gemma is there, GLMs is there, GPT OSS is there. There are hundreds of small LLMs, small parameter model, जो कि आपके even CPUs में रन कर सकते हैं, and you can fine tune them and you can use for your own purpose. तो ये जो पार्ट है, दिस विल गिव यू लॉट ऑफ एज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ में आएगा कि भाई व्हाट इज LLM, डेटा सेट कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको ट्रेन कैसे करते हैं, और ट्रेन करने के बाद उसकी एक्यूरेसी कैसे में। दिस इज नॉट अ बिग थिंग एट ऑल। लोगों को लग रहा है कि बहुत बिग थिंग है। कुछ जगहों पे तो जैसे देयर इज अ टूल कॉल्ड स्लॉथ, SLOTH, अनस्लॉथ। तो दीज आर द टूल्स जिनके थ्रू वो तो आपको GUI देते हैं कि मतलब आप पूरा मॉडल ट्रेनिंग कर लीजिए विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। सो दिस इज दैट सिंपल। इवन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सारे लोग, जैसे हमारे यहाँ बिजनेस टीम है, तो हमारे यहाँ एक बंदा था, अब वो इंटरनल टूल्स बना रहे हैं कि जैसे उनको एक टू डू सिस्टम चाहिए था अपने अकोमोडेशन के लिए, कि नहीं भाई उनके पास बड़े सारे दिन में 100-150 टास्क आ जाते हैं, तो दे वांट कि नहीं एक रिमाइंडर एंड टू डू सिस्टम इंटरनली बन जाए। तो उन्होंने अपने आप से क्रिएट कर लिया यूजिंग चीप चाइनीज मॉडल GLM, उसके थ्रू उन्होंने बना लिया। सो द थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट इन द AI वे। मतलब आप क्रिएशन जैसे प्रोग्रामिंग समझते थे कि नहीं डेटाबेस बनाऊंगा, ये करूंगा, you don't need to like deep बहुत into कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है, बहुत कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना, you don't need to। हाँ बिल्कुल, मतलब वो है ओवर द टाइम वो आ जाएगा। जैसे लाइक मोर लाइक कि योगा, कि पहले आप छोटे छोटे आसन करते हैं, देन यू डू बिग आसन्स, मतलब कॉम्प्लेक्स आसन्स। द सेम थिंग इज देयर, यू जस्ट स्टार्ट यूजिंग AI फंडामेंटली, छोटे छोटे रैग एप्लीकेशन, एनीबॉडी कैन डू। इवन मैं लिंक्डइन में देख रहा था, कोई लॉयर था लिंक्डइन में, मुझे नाम नहीं पता, कोई बिग फर्म का लॉयर था, एंड ही वाज सेइंग कि नहीं मुझे तो बहुत दिनों से ऐप बनवानी थी, बहुत दिन से पेंडिंग था, मैं एक वीकेंड बैठा, मैंने ऐप बना लिया, एंड थिंग्स वर्क्स रियली वेल। सो द पार्ट इज आवर रेजिस्टेंस ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स इज द मेन ब्लॉकर। अभी AI और SLM बनाना इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। इवन देयर इज अ फेलो नेम एंड्रेस कारापाथे, OpenAI का को-फाउंडर था, टेस्ला में भी थे, तो उन्होंने अपना नैनो GPT निकाला है, विच इज सुपर, लाइक 400-500 लाइन ऑफ कोड है। अच्छा। और उसके थ्रू उन्होंने अपना एक GPT, एक LLM बनाया है। तो पीपल कैन लेवरेज दैट। बिल्डिंग इज सुपर इजी, और आपके यूज केस के लिए तो हो ही जाएगा। अब तो थैंक्स टू गवर्नमेंट मिशन, इफ यू, अगर आपको लेवरेज करना है और आपके पास वो क्रिएटिवली अच्छा है, तो यू कैन अप्लाई देयर एंड दे विल गिव यू वेरी चीप लेबर, वो चीप सर्वर्स, GPUs, एंड अब वैसे भी GPUs ऑप्शन बहुत जाते हैं, आप उसको लेवरेज कर सकते हैं। और सर्टेनली इफ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग लाइक OpenAI और Claude, that will be hard,
बट फॉर SLM इट्स प्रिटी ओके, आप कर सकते हैं। ओके, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, इज अ सुपर गुड इनिशिएटिव। और एक नॉर्मल क्राउड में भी एक एक्सेप्टेंस है एंड मिनिस्ट्रीज में भी। हमें इवन कुछ हमारे पास भी प्रोजेक्ट आए फ्रॉम गवर्नमेंट कि दे वांट टू बिल्ड समथिंग यूजिंग AI। बहुत बढ़िया। अच्छा, विच सेक्टर, मतलब अगर मैं बोलूँ कि इतने सारे सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, है ना, विच सेक्टर डू यू सी कि उसमें AI का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा, मे बी आई थिंक पोटेंशियल हाई है उसमें, या सबसे ज्यादा उसमें मे बी आई थिंक पीपल आर अवेयर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशंस मच मोर, तो वो सेक्टर की ग्रोथ सबसे ज्यादा उसी में होगी। तो एक तो तुमने MSME नाम लिया जैसे, है ना, बट व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग कि व्हिच सेक्टर विल हैव अ मैक्सिमम पोटेंशियल? जो भी डिजिटल है दैट विल बी 100% impacted by AI, whatever is the digital is moving forward, not to that। अब जैसे हमारे पास एक बड़ी इंडिया की एक बड़ी कंपनी है, उनके पास ये था कि नहीं भाई, उनको ये देखना है कि भाई जब भी उनके पास कन्वेयर बेल्ट में कोई भी आइटम आए तो वो ये चेक कर ले कि इसकी एक्सपायरी डेट है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बिस्किट है, बिस्किट कंपनी कोई भी हो सकती है, एग्जांपल लेट से पार्ले जी होगी, तो अगर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जा रहा है तो हमारे पास एक रोबोटिक हैंड हो जो कि कन्वेयर बेल्ट के सिस्टम को चेक कर ले और वो चेक करके बता दे अगर एक्सपायरी है तो उसको अलार्म कर दे या उसको कर दे। तो दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम विल बी वर्क। उसमें रोबोटिक भी इसको, रोबोट में भी इसका है, क्योंकि माइंड इज देयर, पहले माइंड नहीं था। नाउ द LLMs की वजह से वी हैव माइंड, तो रोबोटिक्स विल बी देयर, इम्पैक्ट होगा उसमें। बट मोस्टली जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा वो क्रिएटिव वर्ड, जो कि जनरेशन फ्रॉम प्रोग्रामिंग टू पोएट्री टू एनीथिंग, पेंटिंग टू वेब डिजाइनिंग, तो जो भी डिजिटल पार्ट है दैट विल बी 100% इम्पैक्टेड डाउन द रोड। क्योंकि एक्चुअली सबसे इजी पार्ट क्या है, जहां पे आउटपुट फिक्स है। एग्जाम्पल, आप एक कोड लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि भाई 2 + 2 = 4, तो डिजायर्ड आउटपुट इज फिक्स। तो कैलकुलेशन आसान है कि नहीं भाई, व्हाट विल बी द डिजायर्ड इनपुट एंड व्हाट विल बी द डिजायर्ड आउटपुट, तो वो डिजिटल में आसान है। थिंग्स विल बी हार्ड, जैसे कि प्रोटीन प्रिडिक्शन प्रॉब्लम, कि भाई मुझे नहीं पता कि ये प्रोटीन कैसे बनेगा, आपको आउटपुट ही क्लियर नहीं है। दोज थिंग्स आर हार्ड, बट वो भी सॉल्व हो गए। अल्फा फोल्ड वगैरह जो डीप माइंड के मॉडल है, 50-60 साल पुरानी प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गया। तो डेनिस हैसेबिस आई थिंक वाज द नाम, जो उनके बंदे हैं, ही क्रैक्ड इट। तो वहां पे ही हो गया। बट AI certainly will impact almost all the sector in a good way as well, in a bad or good, always टेक्नोलॉजी के दो पार्ट हैं। बट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो हमारा IT, स्पेशली डिजिटल IT, कोड क्रिएशन, टेस्टिंग, कंटेंट जनरेशन, पूरा चेंज हो जाएगा। एंड लॉयर एज वेल, फ्रॉम लॉयर पर्सपेक्टिव, इवन हेल्थ केयर, जहां पर भी रिपीटेबिलिटी कंपोनेंट है वो सब चेंज हो जाएगा। एब्सोल्युटली। अकाउंटिंग, लॉयर हो गया, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में मैनुअल इंटरवेंशन आएगा। एब्सोल्युटली। हम तो अभी कर ही रहे हैं कि जब भी प्रिस्क्रिप्शन आता है मैं उसको उठा के अपलोड करता हूँ और मैं पूछता हूँ कि भैया दिस इज गुड और नॉट, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मतलब इस रिपोर्ट का क्या मतलब, जैसे एक्सरे आया, मैंने एक्सरे की फोटो डाल दी और उसने बताया कि नहीं दिस इज समथिंग नॉट गुड, या उसकी रिपोर्ट डाल दी तो उसने बोला नहीं इज नॉर्मल। सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। एंड आई थिंक मैंने कुछ न्यूज में सुना था कि इवन GPT चैट, OpenAI वाले अपना भी एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी ला रहे हैं थ्रू AI। तो ऑलमोस्ट कोई भी चीज जो मुझे लगता है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है तो वो आंसर होगा ही होगा, मतलब वो AI के थ्रू आएगा ही। और कौन कौन से यूज केस हो सकते हैं? जैसे एग्रीकल्चर में ज्यादा यूज केस नहीं दिखता है। एब्सोल्युटली है। ओके। एग्रीकल्चर में आपके पास एक तो वही प्रॉब्लम है कि आपकी, जैसे आपकी जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, जैसे कोई गांव का बंदा है तो फोटो खींच के डाल सकता है कि भाई उसमें ज्यादा पीलापन तो नहीं है। अगर पीलापन है तो किस तरह की हमें खाद या फर्टिलाइजर उसमें डालने की नीड है। सॉइल के कलर के बेस पे हो सकता है, टेम्परेचर के बेस पे हो सकता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया, हमें व्हाट शुड वी डू, व्हाट डू वी नीड टू डू सम ग्रीन हाउस काइंड ऑफ स्टफ और व्हाटसोएवर। तो वहां पे भी यूज तो है ही उसका। तो ऑलमोस्ट मतलब मुझे तो लगता है, मैं जैसे मैं देख पाता हूँ
ऑलमोस्ट एवरीवेयर इसकी रिक्वायरमेंट है, जहां पे भी वो थोड़ा डिजिटल पार्ट, मतलब जहां पे भी थोड़ा भी आपको नॉलेज गेट करना है वहां से। जैसे कुछ पार्ट है जो बाद में रिप्लेस होंगे, जैसे मुझे लगता है प्लम्बिंग इज वन ऑफ द पार्ट, हार्डकोर जो ग्राउंड वर्क है हाँ, वो बाद में होगा। हाँ, मतलब हाँ, जब रोबोटिक्स आ जाएगा तो शायद करेक्ट वो भी आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि सबके घर अलग हैं, तो ट्रेनिंग ऑन एवरीवन्स हाउस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, और फिर कहाँ से पाइप है, कहाँ से नल का है, दिस विल बी हार्ड टू गेट, तो वो है, बट डाउन द रोड वो भी आएगा ही आएगा जब AGI वगैरह आ जाएंगे। अच्छा, इसमें तुम्हारे पर्सपेक्टिव से व्हाट इज द मोस्ट ओवररेटेड AI यूज केस क्या है? जैसे YouTube में लोग बहुत सारा कर रहे हैं। किसमें? YouTube वगैरह में, जैसे एक मंकी करके अभी मैंने न्यूज में सुना था, बिल्कुल दैट इज ओवररेटेड। मंकी मेरा भाई करके कोई तो चैनल था, बट उसके तो सब्सक्रिप्शन नंबर्स बहुत हाई है। तो क्रिएटिव वर्ड है कि मतलब आप AI को यूज करके अपने क्रिएटिवली वो कर सकते हैं। तो देखिए गार्बेज क्रिएट होगा ही होगा, तो मतलब जैसे कि आप जैसे बड़ी सारी, अब इसी वजह से सर्च इंजन्स के लिए प्रॉब्लम है कि किस कंटेंट को रैंक करें अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना गार्बेज कंटेंट क्रिएट हो रहा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि AI वर्ड में ऑथेंटिसिटी चेक करना। इसी वजह से जैसे नए नए सिग्नल्स हैं, EE80 सिग्नल्स है गूगल का, जैसे एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, दैट्स कॉल्ड EE80 सिग्नल्स। तो अब उस पर वो बहुत फोकस कर रहे हैं कि नहीं भाई, क्योंकि कोई भी कंटेंट हम नहीं करें, वो तो कोई भी बंदा जनरेट करके कुछ भी कर देगा, तो उसको हम रैंक नहीं कर सकते। हमें मतलब राइट इंफॉर्मेशन हमें वो करना है, क्योंकि स्टिल लैंग्वेज मॉडल हेलुसिनेट स्टिल करते हैं। अब बहुत कम हो गया है, लास्ट 2 ईयर में तो बहुत करते थे, अब तो बहुत ही कम हो गया, बट दे डू दैट। बट फिर भी जैसे हेलुसिनेशन का जो पार्ट है उसको, या उसकी एक्यूरेसी और बेहतर करने के लिए ऐसे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं क्या? वो लॉस फंक्शंस वगैरह देखते हैं, तो हम फाइन ट्यून करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड टर्म होता है कि आप लॉस फंक्शन कलेक्ट करते हैं और आपको देखता है कि लॉस फंक्शन ज्यादा है, तो उसको फिर से ट्यून करते हैं, दैट्स द वे। ओके। अच्छा, पावर सेक्टर में थोड़ी बात करते हैं। जैसे हमारे सेक्टर में डेटा बहुत ज्यादा है। आप चाहे वो यूटिलिटीज का डेटा हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का डेटा हो, रिन्यूएबल एनर्जी जो प्लांट्स हैं उसका डेटा हो, एनर्जी एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ देखें तो बहुत ज्यादा डेटा हो। बट मुझे अभी भी लगता है कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ द डेटा है टू मेक द एप्लीकेशन मोर मीनिंगफुल फॉर द पीपल और फॉर द ओवरऑल लेट्स से इंडस्ट्री, वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड है, या सॉरी थोड़ा सा कम है मुझे लगता है। उसमें AI का रोल कैसा दिखता है? वैसे मुझे बहुत एक्सपर्टीज तो नहीं है पावर सेक्टर का, लेकिन एक जनरल नो हाउस है कि मुझे लगता है कि जैसे प्रेडिक्शन इज समथिंग हम कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बेस्ड ऑन द SMEs, और जहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रीज ग्रो हो रहे हैं, तो वी कैन प्रिडिक्ट द मॉडल, कि हम मॉडल से प्रेडिक्शन की नहीं, भाई इस पर्टिकुलर एरिया में हमें इन फ्यूचर कितना चाहिए और क्या होगा, या कंजम्पशन किस रेट से बढ़ रहा है, वी कैन डू सो। ऑल्सो फॉल्ट्स भी हम देख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो AI बेस्ड सिस्टम हम बना सकते हैं रीडिंग वगैरह के लिए, यू डोंट नीड टू कलेक्ट एवरीथिंग लाइक मैनुअल जाके, आप उसको थ्रू द बेटर यूज ऑफ AI करेक्टिवनेस अच्छा कर सकते हैं। तो और कोई पर्टिकुलर यूज केस तो मुझे बहुत नहीं पता, मतलब क्योंकि डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है। AI यहीं पे थोड़ा नहीं अच्छा कर पाएगा कि AI अच्छा कर लेगा, बट बिकॉज आई एम नॉट द डोमेन एक्सपर्ट ऑफ इट, तो इट विल बी हार्ड टू एक्सप्लेन। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक तो है, जैसे तुमने बताया कि मीटर रीडिंग का वो है पार्ट है ना, तो अभी क्या है कि लेट्स से स्मार्ट मीटर का रोल आउट होना था, बट पूरी तरीके से नहीं हो पाया। अभी भी आई थिंक इट इज इन द सिंगल डिजिट नंबर पे ही है। बिहार ने सबसे ज्यादा उसको रोल आउट इम्प्लीमेंटेशन किया है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं थी, तो उन्होंने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा करके ये इंश्योर करा लिया कि जो पैसा देगा सिर्फ उसी के यहाँ बिजली जाएगी। सो दैट इज द यूज केस जहाँ पे उन्होंने उस बिजली के जो उपभोक्ता हैं उनको बताया कि भाई पैसा दोगे तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ओके। तो स्मार्ट मीटर का जो पोर्शन है वो अभी भी उतना नहीं आ पाया है, तो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स सब उस हिसाब से पुराने समय के हिसाब से चल रहे हैं। वहां पे डेटा तो अवेलेबल है, बट स्टिल इट्स नॉट रिलायबल डेटा, तो वो भी एक लिमिटेशंस है। बट जैसे रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिड लेवल पे एक
वो कंपोनेंट है जो कि जैसे हमारे डिस्कॉम्स को, यूटिलिटीज कंपनीज को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी भी पड़ती है। खरीदने के लिए अगर देखा जाए तो उनको प्रेडिक्शन, जैसे एज यू मेंशन की प्रेडिक्शन कंपोनेंट है। आज बारिश, आज जैसे सुबह कोहरा ऐसा था, है ना, मार्च में कोहरा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, बट बारिश और इस सब चीजों का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से डेटा है विच कैन हेल्प द एलएलएम मॉडल टू डेवलप द प्रेडिक्शंस और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बेसिस पे ये यूटिलिटी कंपनीज को वो एक तरीके की असिस्टेंस हो सकती है कि कब उनको सस्ते में बिजली खरीदनी चाहिए और दे कैन मेक देयर लॉसेस ऑप्टिमाइज्ड और लेसर। इस तरह का मॉडल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रेडिक्शन बड़े सारे लॉन्ग वे में करा जाता है, जियोग्राफिकल कंडीशंस, मेट्रोलॉजिकल आपने जैसे बताया, तो सर्टेनली दैट कैन बी डन। एक और जैसे हमारे यहाँ पे है कि जैसे इन जनरल कार्बन अकाउंटिंग कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब जैसे किसी का घर बन रहा है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो एक ऑपरेशनल कार्बन एमिशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उस घर को बनाने में जितना भी मटेरियल लगा है उस मटेरियल का जो सोर्सिंग है उसको बनाने में भी एक तरीके का कार्बन एमिशन होता है। उसको हम लोग एम्बॉडीड कार्बन बोलते हैं। जैसे सीमेंट लगा, स्टील लगा, ब्रिक्स लगे, उन सब को बनाने में भी ये सब लगा है। अभी क्या है, जैसे यूरोप में एक नया रूल आया है जिसको लोग बोलते हैं सीबैम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो यहाँ से अगर कोई भी प्रोडक्ट या लेट्स से मटेरियल जाता है वहां पे तो उसको सीबैम डिक्लेरेशन करना मैंडेटरी हो गया है। नॉट ऑल बट हार्ड टू अबेट सेक्टर के लिए मैंडेटरी है। स्टील हो गया इस तरह के लिए, लेकिन धीरे करके अब इससे शुरुआत कर रहे हैं तो धीरे करके और भी सेक्टर्स के लिए जाएगा ही जाएगा। इस तरह की जो अकाउंटिंग है वो बहुत ही रिगरस है। हमारे यहाँ पे सोर्स इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, ये अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी सही तरीके से ट्रांजैक्ट नहीं होती है, पास ऑन भी नहीं हो पाती। वहां पे एआई का रोल, जहां पे इंफॉर्मेशन चैलेंज है वहां पे प्रेडिक्टिव या इस तरह के कुछ ऐसे एप्लीकेशंस तुम्हें दिखते हैं कि बनाए जा सकते हैं जाकि कार्बन अकाउंटिंग को थोड़ा सा एक्यूरेट किया सके। एक्यूरेसी की जरूरत इसलिए है क्योंकि सीबैम के कंपैरिजन में अगर यहाँ पे कोई एक मॉडल बन जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मुझे एक्सप्रेस वे की कार्बन एमिशन प्रिडिक्ट करना है थ्रू टूल, लेट्स से एलएलएम टूल, अब वहां पे उसमें जो भी मटेरियल लगा उसकी सोर्सिंग पर चल जाए, उसके सोर्सिंग के बेसिस पे रीजनल लेवल पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए, मे नॉट बी एक्यूरेट। 5 से 10% इन एक्यूरेसी लेवल या एरर लेवल अगर परसेंटेज एक्सेप्टेबल है, उससे क्या होगा कि अगर कोई भी मटेरियल जिसको एक्सपोर्ट करना है उसके लिए अगर कोई इंडियनाइज्ड सर्टिफिकेशन हो जाए तो यहाँ का सर्टिफिकेशन वर्सेस वहां का जो कार्बन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो अगर कंपैरेबल हो जाए तो उससे यहाँ के लोग वहां पे जो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे इस चीज को कराना अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, इट इज मे बी आई थिंक 5 times 10 times मोर कॉस्टली ऑल्सो। यहाँ पे सर्टिफिकेशन होगा आसान है, बट यहाँ पे इस तरह की अकाउंटिंग करना मुश्किल है ना। तो हाउ इज देयर एन एप्लीकेशन दैट कैन बी थॉट ऑफ, कैन बी एनविसेज्ड? एब्सोल्युटली। इसमें आपका जो पहला पार्ट था कि हमने कंपैरेटिवली अगर कंपेयरिंग पार्ट करना है तो ये तो एक छोटा सा मॉडल है, अगर मेरी मतलब अंडरस्टैंडिंग अगेन बड़ी पुअर है पावर और इन सब पे, लेकिन एक जैसे हम लोग करते हैं कि जैसे एक रैग बेस्ड मॉडल है, उसको बोलते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन में क्या होता है कि हमें क्या करना होता है कि भाई आपको जो कोर एलएलएम है उसको ट्यून नहीं करते हैं, हम उसको फाइन ट्यून नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं कि जो भी आपका डेटा सेट है, मान लो आपके पास सोर्सेज है, मान लो आपको यूरोपियन कंट्री के बड़े सारे पेपर्स होंगे, कंप्लायंस होंगे, उनके पेपर्स होंगे, पॉलिसीज के पेपर्स होंगे, वो आप अपने एक नॉलेज बेस में ऐड करोगे और उस नॉलेज बेस को आप वेक्टर में कन्वर्ट करके एक वेक्टर डेटाबेस में सेव करोगे। अब जब भी उसमें कोई भी क्वेश्चन आंसरिंग होती है या फिर कोई भी जनरेशन है, पीडीएफ जनरेशन है, जो भी पॉलिसी जनरेशन है, तो हमारा एलएलएम उसको एक तरह से इंस्ट्रक्ट करेगा और हम निकालेंगे, उसमें एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी,
कोसाइन सिमिलैरिटी, हाँ, जैसे cos sin, sin cos, हाँ. वही cos सिमिलर कोसाइन सिमिलरिटी इज देयर. ओके. एंड वेक्टर्स वर्क्स, पहले हमारे पास जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, व्हाट इज योर नेम, तो आपका आंसर होगा कि मेरा नाम अनुराग वाजपेयी है. तो जैसे आप बताइएगा आपका क्या नाम है? अनुराग वाजपेयी. आप कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ. वंडरफुल. हम ह्यूमंस हैं, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमने एक मेमोरी ऐड करा कि मैंने आपका नाम फर्स्ट टाइम पूछा, लेकिन दोबारा मैंने ये नहीं पूछा कि अनुराग वाजपेयी कहाँ के रहने वाले हैं. मैंने ये सिंपल पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं. एक बहुत जनरल टर्म है. प्रीवियसली एआई के पास मेमोरी नहीं थी. वो कंटेक्चुअल जो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है, मेमोरी है, उसको समझ नहीं पाते थे. नाउ अब वो समझ लेते हैं. तो यूजिंग द मेमोरी विद रैग कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. बट इसमें एक पार्ट है कि वो वही आंसर करेगा जो उसके पास डेटा सेट में पहले से अवेलेबल है. अब हमारे पास एक नई प्रॉब्लम आती है. इवन चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे कोई भी हो, वो वही आंसर करेंगे. जैसे अगर आप अब नाउ डेज, जैसे पहले आप एलएलएम से पूछिए, जैसे चैट जीपीटी से पूछिए पहले. अब तो वो क्योंकि उनमें एजेंटिक सिस्टम आ गया है, टूल कॉलिंग आ गई, आप उनसे पूछे व्हाट इज द डेट टुडे, तो दे विल नॉट बी एबल टू आंसर. अच्छा. क्योंकि वो एक 2024 तक के डेटा सेट से ट्रेन थे, तो नया डेटा बताने में सक्षम नहीं थे. लेकिन क्योंकि अब एजेंटिक सिस्टम इज देयर, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो तुरंत टूल कॉल करके वेब सर्च के थ्रू डेटा ले आते हैं और आपको आंसर कर देते हैं. आइडियली एलएलएम की डेफिनेशन के हिसाब से उसका ये काम नहीं कि आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे, मतलब रेलेवेंट करंट इंफॉर्मेशन दे. वो जो ट्रेंड डेटा है उसी के हिसाब से आंसर करता है. बट अब एक नई प्रॉब्लम है इसमें एलएलएम का लिए, जो कि जब आपके पास डेटा सेट तो है, लेकिन व्हाट विल बी द आउटपुट वो आपको क्लियर नहीं है. इसको जो मेरे समझ में, जो मैंने पढ़ा या देखा, डीप माइंड का एक अल्फा फोल्ड मॉडल है, जो कि अभी हैसेबिस ने उसको बिल्ड करा. एंड दैट वाज लाइक 50-60 ईयर ओल्ड प्रॉब्लम, प्रोटीन प्रेडिक्शन की प्रॉब्लम थी, जो कि क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर आर वेरी लाइक कॉम्प्लेक्स, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा. राइट. तो दैट इज सॉल्व्ड. और अभी जो 24 का जो नोबेल मिला है वो भी हैसेबिस को मिला है, जो कि गूगल के डीप माइंड का सीईओ केमिस्ट्री में. तो सच काइंड ऑफ अ मॉडल जो प्रेडिक्शन है, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं, मुझे लगता है वो एआई का वन ऑफ द बेस्ट यूज केस है. क्योंकि वो चीज जो अवेलेबल नहीं थी, और हमें डेटा सेट अभी क्या हो रहा है कि हम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास पता है कि नहीं यार ये सही है या गलत है. लेकिन कल को आपको एक नई चीज वो बना के दे दे. कुछ लोग उसको एजीआई भी बोल रहे हैं कि भाई वो बहुत सारी चीजें कर ले, लेकिन दिस इज सॉल्व्ड अल्फा फोल्ड थ्रू द अल्फा फोल्ड काइंड. ऐसे बड़े सारे मॉडल हो सकते हैं क्योंकि वो सॉल्व हो गया कि प्रोटीन प्रेडिक्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जो कि 60 साल से सॉल्व नहीं हो पा रही थी. तो सच काइंड ऑफ अ यूज केसेस हम हर सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं. हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है. एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा. पे मुझे लगता है कि एआई का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. बहुत ज्यादा. तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कैंसर है, मतलब सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो मतलब तुम्हें क्या लगता है कि उसके लिए एजीआई का वेट करना होगा, या करंट जो मॉडल्स अवेलेबल है दे कैन हेल्प इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग दिस लॉन्ग प्रॉब्लम? ऑल्दो कैंसर की बहुत सारी मेडिकेशन मुझे लगता है, तो है, बट आई थिंक जैसे रशियंस ने एक करा है. बस प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द क्योर, प्रॉब्लम इज अबाउट द ट्रायल. क्योंकि वो ह्यूमन ट्रायल एक बहुत लंबा टाइम है, और वो ह्यूमन ट्रायल अभी क्योंकि इतना बहुत रिस्की भी है, तो उसमें एक बहुत लंबा टाइम लगता है. मुझे लगता है कि मेडिसिन के क्रिएशन के बाद जब वो ह्यूमन ट्रायल का टाइम अगर हम कम कर पाए, तो दैट विल बी सॉल्व. मुझे लगता है एआई सिंथेसिस से और एआई हम उससे वो सॉल्व होगा, वो कम होगा. क्योंकि डेटा सेट तो हमें पता ही है कि नहीं भाई अगर कैंसर है तो भाई आप वो ग्लूकोज के बेस पे सिस्टम, या वो कोई एक बॉडी के अनवांटेड पार्ट को जो एज अ उसको लगता है एक फॉरेन एलिमेंट है, ऑटो इम्यून सिस्टम काइंड ऑफ, कि नहीं भाई एक फॉरेन एलिमेंट है तो आपका इम्यून सिस्टम उसी को अटैक करता है. दैट्स हाउ वी नो कि हाउ इट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज व्हाई नॉट वेरी मच श्योर कि ये क्यों वजह. लेकिन बहुत सारे लोग जैसे
मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा कि नहीं भाई कीटो डाइट यूज करो या मेडिटेरियन डाइट यूज करो, इनसे होता है कि नहीं भाई ग्लूकोज है जो फ्रक्टोज के थ्रू आपको उसको वो करता है। तो कुछ लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है, बट मुझे लगता है कि ट्रायल जो स्पीड अप कर सकता है, एआई उसको मैसिवली स्पीड अप कर सकता है, कि भाई ट्रायल्स जो है, क्योंकि 10 साल हमारे ट्रायल में लग जाते हैं, तो ट्रायल्स को हम मतलब मैसिवली कम कर सकते हैं, सिमुलेट करके। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और न्यू प्रोटीन प्रेडिक्शन जैसे इस तरह की पार्ट है, तो हम बड़े सारे पार्ट बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जैसे छोटी कंपनीज, एमएसएमईज हमारे यहाँ पे बहुत सारी लाखों में होना भी चाहिए, देश का बैकबोन है। बैकबोन है, 30% जीडीपी उस सेक्टर से आ रहा है। तो उस तरह केसेस में मतलब अगर उनको जैसे कोई प्रोडक्ट बेस्ड एमएसएमई होगी और कोई सर्विस बेस्ड हो गई एमएसएमई, उन दोनों के लिए जो एजेंटिक एआई है टू मेक देयर प्रोसेसेस या प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए जरूरत है, व्हाट इज द टेंटेटिव इन्वेस्टमेंट दैट दे शुड बजट फॉर देयर एनुअल लेट्स से एक्सपेंसेस? अभी तो ये बहुत ही नॉर्मल है और यूज केसेस पे डिपेंड करता है। मैं आपको यूजर्स को बता देता हूँ जो एजेंट से अवेयर नहीं है। तो एजेंट इज मोर लाइक कि जैसे हम चैट जीपीटी वगैरह से वो क्वेश्चन आंसर करता है। करेक्ट। लेकिन अगर आप बोले कि नहीं भाई, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी से में कि भाई ये रिपोर्ट पावर सेक्टर की जनरेट करके दो 2026 के हिसाब से, और फिर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे ये रिपोर्ट एक पीडीएफ में बना के दो, विद उसमें जो लोगो होगा वो ग्रीन ट्री ग्लोबल का होगा और एड्रेस नीचे फुटर में ऐड होगा, तो एलएलएम की कैपेबिलिटी नहीं है ये चीज करने की। एलएलएम इसमें कैपेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे एक एजेंट बनाते हैं पीडीएफ जनरेशन का। तो हमारा एलएलएम इंस्ट्रक्ट करता है और फिर वो एजेंट के थ्रू हम उसको बनाते हैं। तो एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए हम एजेंट्स बनाते हैं। और मुझे लगता है एआई का यूज केस का जो फ्यूचर है वो एजेंसी है, जिसमें डोमेन एक्सपर्टीज बहुत मैटर करेगी। डोमेन वाइज एजेंट्स हमारे पास आएंगे। अब आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि जो एमएसएमई सेक्टर, तो इसमें कई सारे यूटिलाइजेशन फैक्टर हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, जैसे मान लीजिए कि एक पार्ट है कि छोटा सा एक यूज केस है, मैंने नेट पे ही देखा कि जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा है और आपके एनवायरनमेंट में वो मैसिवली फोन यूसेज है और वो काम नहीं सही से है और बड़ा सारी प्रॉब्लम है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वे टू मैनेज इट अप, बट इसको हम विजन मॉडल से सॉल्व कर सकते हैं कि यू कैन हैव कैमरा एंड कैमरा के थ्रू यू कैन चेक द मोबाइल यूसेज एंड उसके थ्रू कॉल सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी एक प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि भाई अगर किसी की वर्क रिपोर्ट के बेस पे उसको हम मैनेज कर सकते हैं कि भाई कितना वर्क हुआ, और क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लेवल पे कि जब रिव्यू है तो रिव्यू अगर किसी ने रिव्यू करा या कम्युनिकेशन को हमने चेक कर लिया, उसमें सेंटिमेंट एनालिसिस लगा के फिर हमने एक ट्रिगर पॉइंट जनरेट कर दिया कि नहीं भाई कस्टमर अनहैप्पी है। अभी हमें पता नहीं चलता है कि कस्टमर हैप्पी है ना, एंड में पता चलता है जब कस्टमर एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एकदम वो हो जाता है कि अब इनसे काम नहीं करना है, देन वी गॉट टू नो। अगर हमें कम्युनिकेशन का ट्रैक है और उसके बेस पे हमें पता लग जाए कि कस्टमर इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि अभी वो स्टार्ट हुआ है, we can pick it up at that time. तो there are hundreds of way कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक कि भाई एक एडमिनिस्ट्रेटिव वे से, और दूसरा हमें टास्क के बेस पे, जैसे कोड जनरेशन इज वन ऑफ द पार्ट, कंटेंट जनरेशन इज वन ऑफ द पार्ट, क्वालिटी टेस्टिंग इज वन ऑफ द पार्ट, कॉल सेंटर इज वन ऑफ द पार्ट। और जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। यू नीड पर्सन्स। तो ये एक इफेक्टिवनेस तो उसमें होता ही होता है उस वाले पार्ट में। तो अलग अलग सेक्टर के हिसाब से है। और अब एजेंट बनाने क्यों इजी है, क्योंकि बड़े सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। चाइनीज मॉडल्स इज देयर, जैसे डीप सीक वगैरह है और इज एक्सट्रीमली चीप। और अब तो क्या है कि जैसे GPT OSS 120B मॉडल है, दे आर वेरी एफिशिएंट एज वेल। और आप अपने एक GPU सिस्टम लग के इंटरनल भी यूज कर सकते हैं। तो 3-4 लाख का आपका सिस्टम आ जाएगा, उसमें आप अपना LLM रन करिए और वो काम करेगा आपका। तो ये उसी तरह से ओपन क्लॉ मॉडल, हाँ ओपन क्लॉ जैसे आप कर सकते हैं। आप अपने GPU परचेज कर लिया आपने और GPU 3-4 लाख का परचेज करके आप यूज कर सकते हैं उसको।
तो मतलब अब इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा काम नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर मतलब अगर आप यू आर बजटिंग अराउंड 3-4 lakhs इन अ मंथ, अगर आप 100 से ऊपर हैं तो आई थिंक इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। मतलब मुझे लगता है इससे भी कम में हो जाएगा, मतलब बट मतलब आप बहुत मैसिवली यूज कर रहे हैं तो 3-4 लाख इज इनफ। मतलब अगर वो किसी का एमएसएमई, मतलब अगर किसी का 20-25 करोड़ रुपए का टर्नओवर है तो उसके लिए 3-4 लाख रुपए तो मैनेजेबल है ही है। हाँ, और मुझे लगता है ये मैंने बड़ी मतलब टॉप रेंज बोली है, मतलब जनरली तो ये 1 लाख के अंदर ही आपका हो जाएगा। अच्छा, इसी में एक और फॉलोअप क्वेश्चन है कि मतलब कई बार क्या है कि मान लो आपने बना भी लिया, अंडरस्टैंडिंग दैट इट विल सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम या एफिशिएंसी जो है वो 3 गुना हो जाएगी, मतलब फेलियर होने के चांसेस भी कितने हैं? मतलब हो सकता है कि बनाया गया हो बट लोगों ने उसको यूज उस तरह से ना किया हो, दैट इज वन वे। ये बड़ी प्रॉब्लम है भैया। मतलब मेन प्रॉब्लम इज टूल्स हमेशा थे। द प्रॉब्लम इज कि एक जैसे हमारे जब फिजिक्स पढ़ते थे तो उसमें एक होता था कि घर्षण गुणांक जिसको बोलते थे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, राइट, घर्षण गुणांक। हाँ, तो उसको बोलते थे म्यूएस होता है स्टैटिक घर्षण गुणांक, और एक होता है कि डायनेमिक घर्षण गुणांक, म्यूएस एंड म्यूके। तो म्यूएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यूके। कोई भी टूल टेक्नोलॉजी इन अ सिंगल को नहीं सही होने वाला, वो आपको ओवर अ पीरियड। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, हमारे पास एक हेल्प डेस्क सिस्टम है, उसका नाम है यूवी डेस्क। हम अपने क्लाइंट्स को सारी क्वेरी करते हैं, हमारे एजेंट रिप्लाई करते हैं। हमने कई बार उनसे बोला, लोगों को, हमारे जो ह्यूमंस एजेंट हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, कि भाई आप उनको बुकिंग लिंक दीजिए, आप उनको टाइम जोन दीजिए, और लोग भूल जाते हैं उसको। तो हमने क्या करा, और अगर वो नाराज है तो तुरंत एक एस्केलेशन मैट्रिक्स उसके मैनेजर को जाए, तो लोग भूल जा रहे थे इसको। कुछ लोग करते तो कुछ लोग भूल जाते थे। तो हमने उसका एक एसओपी चेकर बनाया। एसओपीज हमने डिफाइन कर दी हमारे एआई के थ्रू, कि जब भी वो बंदा रिप्लाई भेज रहा है तो रिप्लाई हमारे नॉलेज बेस से चेक हो रहा है कि रिप्लाई सही है कि नहीं, हमारे नॉलेज बेस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, और साथ ही साथ ये उसने ये जो पॉइंट मैंने डाल रखे ये इसने ऐड किए कि नहीं किए। तो ये हमारा काफी कुछ सॉल्व किया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, कई बार वो गलत भी करता है। तो हमने उसको एक रैंकिंग मैकेनिज्म दे दिया, वहां पे एक मैनुअल सिस्टम आ गया कि भाई तुम तब तक सबमिट ही नहीं कर पाओगे जब तक स्कोर कम है। तो हमने वहां पे एक एंट्री पॉइंट दे दिया, एक इनपुट बॉक्स, वो स्पेशल यूज के लिए। कि उसने बोला नहीं, एआई इज नॉट डूइंग इट राइट, तो आई एम डूइंग इट मैनुअली। वो जो उसने सबमिट किया वो हमारे डेटा सेट पे चला गया कि इस केस के लिए इसने गलत करा, तो हम उसको रिफाइन करेंगे, रीट्यून करेंगे, एंड देन दैट्स हाउ हम इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फाइन ट्यून करते रहेंगे, इट विल बी गुड। तो मतलब फुल ऑन तो वो पढ़, लेकिन यहाँ पे वही चीज है कि लोगों को बोलना, कि लोगों को, और मुझे लगता है कि हमेशा दिस शुड बी सॉल्व बाय द सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था हमारे यहाँ, जैसे हमने एचआर में अपने बोल रखा था कि नहीं भाई, इफ समवन इज कमिंग तो प्लीज पुट देयर 10th and 12th मार्क्स एज वेल। तो एवरी टाइम, मतलब 90% टाइम वो ऐड करते थे, कई बार वो भूल जाते थे। तो मैं उनको बोलता था यार क्यों नहीं करते हो, यू शुड डू दैट, ये वो। तो मुझे लगा नहीं यार, दिस इज नॉट द ह्यूमन प्रॉब्लम, इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। तो मैंने वहां पे क्या करा कि जो फील्ड थे 10th और 12th के मार्क्स, वो मैंडेटरी कर दिया। तो वो सेव कर रहे, वो सेव ही नहीं हो रहा है जब तक आप नंबर, जब तक उसको डालोगे नहीं। तो दैट वाज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अब यहाँ ये हो सकता है कि किसी के 90% की जगह वो 9 कर दे, तो सेकेंड स्टेप क्यूरेशन है वो, बट फर्स्ट स्टेप तो ऑलमोस्ट 99% तो सॉल्व हो गया। तो हमें लोगों को टूल्स ही ऐसे देने हैं कि लोग मजबूर हो जाएं इसको यूज करना ही करना है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपको सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है थ्रू एआई, तो इसकी टाइमलाइन है 2 दिन। अगर आप 2 दिन में नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप हमारे पास आओ कि आप क्यों नहीं कर पा रहे, देन वी विल रीइन्वेंट कि भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम इज कमिंग, क्या ये रियलिस्टिक नहीं था? अगर रियलिस्टिक नहीं था तो फिर रियलिस्टिक फिगर देंगे, बट स्टार्ट नाउ, दैट इज द मोस्ट फंडा, द म्यूएस इज ग्रेटर देन म्यूके। तो वो हमें क्रॉस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। और वो मुझे लगता है ये हम करके, और ये नॉर्मल प्रॉब्लम जो हम टालने वाली आदत जो होती है, प्रोक्रेस्टिनेट, हाँ, तो वो करते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है, एक इंटरनल फियर है हमारा, जो न्यू चीजों को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगाता है। तो वो एक बार आ जाए तो मुझे लगता है कि एआई सुपर यूजफुल, कॉस्ट भी इतना ज्यादा नहीं है जितना लोग सोचते हैं।
इतना भी ज्यादा कॉस्ट नहीं। वेरी नाइस, आई टोटली एग्री कि हाँ म्यूस शुड बी ग्रेटर देन म्यूके, होना ही चाहिए। वो होता है, मतलब फिजिक्स में ऑलरेडी है, इट इज देयर। अब ह्यूमन पर्सपेक्टिव से हाँ वो होता है लेकिन उसको हमें कम करना है, क्योंकि अगर म्यूस ज्यादा ही रहेगा तो कभी आप न्यू चीजें सीख ही नहीं पाओगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव नोट, जो मुझे लगता है कि इस तरह के एप्लीकेशंस के लिए इन जनरल लोगों को ओपन होना चाहिए। Absolutely. और बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद दैट इज द ओनली वे टू हैव योर एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंसी बेटर। और मुझे लगता है कि दिस मे बी काउंटेड एज ए सीरीज 1 ऑफ AI डिस्कशन। मतलब कि सेकंड सीरीज में हम लोग वी कैन एक्चुअली हैव द स्मॉल एप्लीकेशन आल्सो, कि जो हमारे इन जनरल एफिशिएंसी इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे तुमने एग्जांपल लिया कि हम लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, इट्स अ ह्यूमन एरर, एंड मतलब वी आर टेंड टू बीइंग ह्यूमन, इट इज इम्पोर्टेंट टू मे बी आई थिंक नॉट वेरी परफेक्ट, है ना, तो कुछ ना कुछ भूलना जो है वो स्वाभाविक है, नेचुरल भी है। इवन एक पॉइंट इसमें ये है कि मुझे लगता है AI इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, क्योंकि मुझे लगता है कि AI के आने के बाद ह्यूमंस विल बी मोर क्रिएटिव, मोर ओरिजिनल, क्योंकि रिपीटिव वर्क तो AI कर ही रहा है। एंड मुझे लगता है आइडियली ह्यूमंस आर नॉट मेंट फॉर डूइंग रिपीटिव वर्क। रिपीटिव वर्क नहीं, बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि देयर जॉब इज टू बी मोर क्रिएटिव। वी हैव लाइक लिमिटेड न्यूरॉन्स, एंड उन न्यूरॉन्स को हमें इफेक्टिवली यूज करना चाहिए और क्रिएटिवली उसको यूज करना चाहिए। और मुझे लगता है क्योंकि लोग बिजी थे रिपीटिव वर्क करने में ही, तो दे आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम कि मुझे न्यू चीज कैसे करनी है, तो ये AI हमको देता है। वेरी नाइस। तो मुझे लगता है नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस तरह से कुछ एब्सोल्युटली देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ डेमो आल्सो। तो मुझे लगता है कि 1-2 डेमो करेंगे ताकि मोर न्यूरॉन्स का भी जो है एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच विवेक भाई फॉर sharing your knowledge and wisdom with us. Thank you so much everyone for your patience listening. I'm sure कि ये डिस्कशंस आप लोगों को मीनिंगफुल और अच्छा लगेगा। आपकी स्पेसिफिक कोई सजेशंस हो, क्वेरी हो या स्पेसिफिक डेमो रिक्वेस्ट हो तो भी आप उसमें लिख सकते हैं। विल सर्टेनली पुट विपिन्स लिंक्डइन ID इन आवर चैनल डिस्क्रिप्शन। आप उनसे डायरेक्टली भी बातचीत और कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड ऑन एन email social@greentree.global। इस तरह से चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू।